प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन यानी मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, यानी वो चाहे तो नजदीक आ जाएगा या तो क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, वो सीधा नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी एक माध्यम, जैसे मान लीजिए यह माध्यम हवा हुआ और ये कांच हो गया, ये एक अलग माध्यम है, एक अलग माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वो सीधा इस प्रकार से नहीं जाएंगे प्रकाश, चाहे तो वो टेढ़ा इधर मुड़ जाए या तो इधर मुड़ जाए। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ग्लास में जब किसी छड़ या पेन को रखते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा प्रतीत होता है। जैसे इस प्रकार अगर टेढ़ा रखेंगे, हम क्या रखेंगे, अगर टेढ़ा रखेंगे इसको, ये टेढ़ा प्रतीत होगा। आप लोग घर में देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए इधर देखते हैं बाबू। और तालाब या पानी का कम गहरा दिखना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नदी को दिखिएगा कभी ऊंचाई से या दूर से, लगता है कम गहरा प्रतीत होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रिज्म जो बनता है, प्रिज्म का भी बनना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरणें 7 रंगों में जब बंटता है, तो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है वो 7 रंगों में बंटता है, जो आगे पढ़ेंगे। वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो घटना घटती है। तो जैसे यहां पर दर्शाया गया है, ये कौन माध्यम है बाबू, ये हवा, और ये क्या है, और ये है कांच। ये क्या है, ग्लास यानी कांच है। ये हवा है, ये कांच है। तो हवा जो हो गया ये विरल माध्यम हो, इसकी अपेक्षा में ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। और ये कांच जो हो गया इसकी अपेक्षा में क्या हो गया, सघन माध्यम। सघन का मतलब हो गया जिसमें प्रकाश थोड़ा स्लो चले, और विरल का मतलब हो गया प्रकाश जो है इसकी अपेक्षा में थोड़ा इसमें क्या चले, तेज चले, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, विरल माध्यम। तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश गया तो प्रकाश को जाना इधर चाहिए था, लेकिन वो प्रकाश मुड़ गया इधर, तो वो इसको बोलते हैं बाबू अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। और अभिलंब किधर मुड़ गया दोस्त, अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें क्या हो गया, मुड़ गया। वही प्रकाश की किरणें, ये जल है बाबू, ये क्या है, जल है, और ये क्या है बाबू, हवा है। तो ये हो गया बाबू, ये आपका हो गया सघन माध्यम। ये क्या हो गया, सघन माध्यम, क्योंकि प्रकाश इसमें स्पीड में चलेगा। जिसमें प्रकाश स्पीड में चले, दो माध्यम को देखिए, जिसमें स्पीड में चले वो सघन, और जिसमें स्पीड में ना चले वो विरल। तो ये विरल माध्यम हो गया बाबू। जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया तो प्रकाश को जाना चाहिए था बाबू ऐसे, दोस्त ऐसे जाता प्रकाश, लेकिन ये इससे इधर मुड़ गया, तो अपनी दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये अभिलंब से दूर हट गया और ये अभिलंब की ओर आ गया। क्या है बाबू, हवा है। ये क्या है, हवा हुआ, ये हवा है। और ये क्या है बाबू, वाटर यानी पानी है, यानी पानी है। तो ये हो गया आपका विरल माध्यम, ये हो गया आपका विरल माध्यम, और ये आपका हो गया सघन माध्यम। सघन से जैसे ही विरल में प्रकाश गया, लिखिए प्रकाश ऐसे जाना था, इससे इसको प्रकाश देखिए इधर मुड़ गया। जैसे देखते हैं, अगर हम इस कोन कोना पे देखिए, अगर इसको हम 60 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो प्रकाश देखिए लगभग तो 35 डिग्री यानी 40 डिग्री के कोण पर जा रहा है। प्रकाश जा क्या रहा है, 40 डिग्री के कोण पर। अगर इसी को हम उठा के 30 डिग्री पर कर दे तो प्रकाश जो होता है वो कितना डिग्री के कोण पर जा रहा है, वो लगभग तो जा रहा है 20 डिग्री के कोण पर। यानी कहने का अर्थ यह है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यानी इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश, ये हो गया विरल माध्यम, सॉरी ये हो गया विरल माध्यम, और ये हो गया आपका बाबू सघन माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे प्रवेश किया तो वो अभिलंब की ओर मुड़ा, जाना इसको था इसे, लेकिन मुड़ गया इधर। और ये होता है बाबू आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण।
तो आपतन कोण को आई बोलते हैं, अपवर्तन कोण को आर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, यहां पर सही हो जा रहे भाई, यानी यहां पर हमेशा जो होगा वो आपतन कोण क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आई का मान क्या होगा, यहां 60 है तो यहां 40 है। यहां पर अगर हम मान लीजिए कर रहे हैं कितना, 50 कर रहे हैं, तो ये देखिए लगभग तक कितना है, 35 है। यानी आई का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और आर का मान क्या होगा, सदैव छोटा होगा। यानी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो आई का मान सदैव क्या होगा, ये कोण देखिए लगभग तो 50 डिग्री, 50 डिग्री पूरा है तो ये लगभग तो 35 डिग्री है। और अगर इसको हम कर देते हैं 30 डिग्री, तो ये लिखिएगा लगभग 20 डिग्री के आसपास है। यानी आई का मान बड़ा हुआ और आर का मान क्या हुआ, छोटा हुआ। वही प्रकाश को अगर हम सीधा डालते हैं तो सीधा चले जाएगा प्रकाश। अगर सीधा लंबवत प्रकाश डालते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और प्रकाश जो होता है दोनों के बीचों बीच अगर डाला जाए, दोनों अक्ष के बीचों बीच अगर डाला जाए दोनों माध्यमों का, तब पर भी प्रकाश सीधा निकल जाता है। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरणें निर्गत किरण के बीच बने लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही लंबवत दूरी को, यानी ये आपतित किरण हुआ, ये प्रकाश आया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश किया, यानी ये विरल माध्यम हो गया। और ये कांच है, ये क्या है, कांच की सिल्ली है, तो एक माध्यम से दूसरे यानी विरल हुआ, तो ये क्या हो गया मेरा, सघन। तो सघन से विरल में जैसे प्रकाश की किरणें गया तो अभी ये मान लीजिए यहां पर अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा। तो जैसे ही अब ये सघन है और ये हवा है, ये इधर भी क्या है, हवा। तो जैसे ही ये सघन से विरल में जाएगा तो फिर अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे डॉट डॉट में बढ़ा दिए। ये जो प्रकाश, अगर ये बीच में कांच नहीं होता तो प्रकाश इस प्रकार से जाता। तो ये किरण निर्गत किरण कहलाएगा। निर्गत किरण और ये आपतित किरण की जो बीच की लंबवत दूरी है, इसी दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। निर्गत किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर फिर वो उसी माध्यम में लौटती है किरणें, तो उसी किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग बोलते हैं बाबू निर्गत कोण। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछल है, निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण कहते हैं। यानी अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अपवर्तनांक, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं भाई, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, उन दोनों के अनुपात, अनुपात मतलब बटे, बटे को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को न्यू या तो म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो गया निर्वात में प्रकाश, निर्वात को ही बाबू शून्य बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल या उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी मान लिए और इसको मान लिए बाबू क्या, सी एम मान लिए। तो म्यू बराबर हो गया बाबू आपका क्या, सी अपॉन सी एम। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और जल में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2.25 × 10⁸ होता है। यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। और सबसे बेसी प्रकाश की चाल होती है हवा या निर्वात में, और उसके बाद कौन है, उसके बाद है जल में, उसके बाद है तीनों में सबसे कम कांच में। इन तीनों में सबसे किसमें है प्रकाश की चाल कम, किसमें है, कांच में है। कांच का अगर अपवर्तनांक हम निकाले तो कांच का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है बाबू, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड खत्म, 10⁸ 10⁸ खत्म, तो 3/2 को अगर कटाए हल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। कोई अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पूरा कट गया, जो भी मात्रक था वो कट गया, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की
चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का, भाई जो दिया है ना 1.5, इसका उल्टा कर दीजिए ना, कुछ इसके नीचे में कितना होता है 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1.5। तो 1.5 या इसी को हल कर लीजिएगा तो 3.10 हो गया, कटा दीजिए 5 दूना 10, 5 तिया 2/3, 2/3 गुना है। अगर मान लीजिए कोई किसी चीज का आपसे पूछ सकता है, पूछेगा किसी चीज का अपर्तनांक 2.42 है, 2.42 है, तो इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, तो लिखेंगे कहां, तो लिखेंगे अब जो चीज का बोला गया, जैसे मान लो ये हीरा का होता है, तो हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का, इसको एक कुछ नीचे में दीजिए 1/2.42 गुना होता है। तो वैसे ही पानी का अपर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, अगर इसको हम हल करेंगे दोनों को तो 1.31 आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, तो इसका अर्थ यही हुआ पानी में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का, इसका 1 कर नीचे में 1 है, इसको उल्टा कर दीजिए 1/1.33 गुना होता है। अब इसी टाइप से अगर क्वेश्चन इधर देखेंगे दोस्त हम, तो इधर क्वेश्चन पूछा है 2019 में, क्वेश्चन पूछा है भाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। अपवर्तनांक को परिभाषित करें, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यानी अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में कुछ परिवर्तन होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या अभिप्राय यानी क्या अर्थ है, तो यानी हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना है, बस यही इसका अभिप्राय हुआ। कुछ पदार्थों का जो है ना भाई, हम लिखे हुए क्या अपवर्तनांक, क्या सबका तो निकाल नहीं सकते हैं, तो वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, पानी का 1.33 होता है, इसमें मुख्य ये है, आप इसको याद रखें। और इधर जब आए तो हम एक याद कर ले, किसका भाई हम, तो आप हीरा का याद कर ले। यही 3 तो मुख्य रूप से प्राय एग्जाम में आता है, उससे बेसी तो नहीं आता है आज तक। अगर आप उतारना चाहे तो पूरा उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है इससे क्वेश्चन। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना क्या होगा, अधिक होता है। यानी अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल अधिक। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, देखिए क्वेश्चन है जैसे 2021 का क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है सभी माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा लगभग बाबू समान होता है। लगभग क्या होता है, निर्वात में कंटो बेसी होता है और हवा में कंटो कम होता है, लगभग तो हम मान लेते हैं समान ही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक अगर इसमें देखा जाए कांच, पानी, लोहा और निर्वात, तो सबसे बेसी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह भी 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो सबसे बेसी अपवर्तनांक इसमें भैया नीचा में पढ़े होंगे, हीरा का 2.42 होता है। ये 2020 का क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो जानवे करते हैं भाई 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या, अभी तुरंत भाई बताए हम कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जैसे ही प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और पुनः फिर इस माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, फिर उसी माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो अभिलंब और निर्गत, यही निर्गत किरण है, तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण। अगला, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से किस में प्रवेश कर रही है, ये मान लीजिए बाबू हवा है, और हवा से किस में जा रहा है, कांच में जा रही है। जब हवा से कांच में जा रहा है यानी विरल से सघन में जा रहा है। विरल से क्या जा रहा है, सघन में जा रहा है। तो विरल से जैसे ही सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा दोस्त, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जाना इसको ऐसे दिया था लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो अभिलंब के निकट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा ये। अब हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी दो माध्यम कोई भी ले लीजिए, उसको अनुपात में यानी बटे में कर दीजिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे में हम समझाए हैं माध्यम दो, मान लीजिए कोई माध्यम है, ये माध्यम दो है, ये माध्यम एक है। माध्यम दो माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रायः 2:1 से निरूपित करेंगे। यानी 2:1 माध्यम को अगर बोलेंगे तो माध्यम अपवर्तनांक को म्यू द्वारा तो म्यू 2:1 से प्रदर्शित करेंगे। यानी अगर हमको पूछा जाए कि दो कोई इस प्रकार से लिखल है तो पूछेगा कि ये आपको जो जगह एग्जाम में पूछेगा ये इसका अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, म्यू और क्या लिखेंगे, दो है पहले तो दो लिखेंगे और म्यू नोट लिखेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। यानी जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम है और ये क्या है, दो माध्यम है, तो प्रकाश जो आ रहा है ये इससे आ रही है, तो किधर से आ रही है प्रकाश, एक से दो में। इसका मतलब हुआ एक से प्रकाश दो में जा रही है। अगर इस प्रकार से होता भाई 2:1 था, अगर 1:2 होता तो क्या होता, प्रकाश 2 से 1 में जा रहा है, प्रकाश 2 से कहां जा रही है, 1 में जा रही है। इसका मतलब हुआ प्रकाश 2 से 1 में μ1 बाय μ2, इसको ऐसे लिखते, यानी जो है पहले और उसके बाद। प्रकाश की किरणें 1 से 2 में जा रही है, यानी कहने का मतलब यही हुआ 1 से कहां जा रही है, 2 में जा रही है। यहां पर 2 से 1 में जा रही है प्रकाश की किरणें। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं वैसे अपवर्तन के भी दो नियम। दोस्त देखना कट रहा है कि, चलिए प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको, तब पर भी यहां पर हम लिख दिए थे। प्रकाश के अपवर्तन के दो ठो नियम यहां पर लिखल है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी इस प्रकार से बाबू, अगर दोस्त देखें ना दोस्त, इस प्रकार से ये हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया, आपतित किरण बाबू, ये हुआ आपका आपतित किरण। ये क्या हुआ बाबू, इसका आपका अपवर्तित किरण। क्या हुआ, अपवर्तित किरण हुआ भाई। और ये हुआ भाई आपका क्या, अभिलंब। अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है, किसमें होता है, एक ही समतल में होता है। एक ही तल में हम देखिए सबको एक ही तल में सजा दिए, तो इसीलिए बोलते हैं क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। किन्हीं दो माध्यमों, दूसरा नियम यह है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष कलर के लिए आपतन कोण का साइन यानी जिया और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपतन कोण जो होगा और परावर्तन कोण जो होगा, दोनों में अगर हम साइन ले लेंगे, यानी आपतन कोण मान लीजिए 30 डिग्री, अपवर्तन कोण कितना हो गया बाबू, मान लीजिए 20 डिग्री, तो 30 डिग्री और 20 डिग्री का जो मान आएगा, जैसे मान लिया आ गया 5, तो फिर अगर हम इसको बढ़ा के इधर कर देंगे, जैसे अभी देख भी चुके हैं, कोण इसका बढ़ा देंगे, कोण यहां पर कर देंगे, जैसे मान लीजिए हो गया साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो और मान लीजिए इधर कोण बन गया मेरा क्या, साइन 30 डिग्री, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसीलिए दोनों का एंगल में साइन लेकर के जब हल करेंगे तो एक निश्चित मान आएगा, इसीलिए बोला जाता है क्या, एक नियतांक होता है। इस नियम को सनेल नाम के साइंटिस्ट ने इस नियम को दूसरा नियम को दिया था, इसीलिए इसे सनेल का भी नियम कहते हैं। तो आपसे सनेल का नियम किसे कहते हैं पूछेगा, आप इसको लिख दीजिएगा, यानी साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। तो वही कहा गया, एक विशेष रंगों के लिए आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण का जिया का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, दोनों का बटे एक नियतांक, एक निश्चित नियतांक होगा। और एक नियतांक किसके बराबर होगा बाबू, तो एक नियतांक जो होगा आपका बराबर किसका हो जाएगा, देख लीजिएगा अभी,
वो हो जाएगा अपेक्षिक अपवर्तनांक का। एक नियतांक किसके बराबर होता है? अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसका होता है? अपेक्षिक अपवर्तनांक। और अपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी तुरंत पढ़े, μ2 बटे μ1। तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर हो गया μ1 बटे μ2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये ऐसे लिखल है ना, तो दोस्त इसको हम यहां पर लिख के दिखाते हैं दोस्त। लिखिएगा साइन आई बाय साइन आर बराबर हो गया μ1 बाय μ2। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बाबू? μ2 बटे μ1 या μ1 बटे μ2, ठीक ना, μ2 बटे μ1 कर देंगे। तो इसको हम कैसे गुना कर देते हैं बाबू? ये दोनों गुना, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। न्यूमेरिकल जब हल करते हैं ना बाबू, तो उसमें इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब अगला है, देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। 2019 का कंपार्टमेंटल में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2015 में पूछा है, हो जाएगा। आशा और विश्वास भी है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये म्यू है बाबू, म्यू का मान होता है, तो म्यू का मान देखिए कितना साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो साइन आर बटे साइन आई या साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक अभी पढ़वे किए बाबू, 2.42 होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई नॉट इक्वल टू 0 दिया है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? अभी हम दोस्त तुरंत पढ़े हैं दोस्त, यानी आई क्या 0 नहीं है, यानी प्रकाश की किरण जब इसे आएगा तो इस पर नहीं आएगा। आई 0 का मतलब है प्रकाश की किरण इसी पर आएगा, जब इसी पर आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, दोनों 0, आई भी 0 हो जाएगा और आर भी क्या हो जाएगा? आई आर दोनों क्या हो जाएगा? आपस में 0। बोलता है आई 0 नहीं, यानी इस पर नहीं, तो प्रकाश की किरण ऐसे आया बाबू, तो बोलता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। विरल से कहां जा रहा है? विरल माध्यम से सघन, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। ये सघन हो गया बाबू, सघन से जैसे ही विरल में जाएगा ना दोस्तों, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो कहने का मतलब जहां पर जो कोण बन रहा था, आप इससे पहले भी देख चुके, यहां पर जो ये कोण बन रहा है, इससे बड़ा कोण इधर बनता है, इससे बड़ा कोण कहां बनने लगा है? इधर बनने लगा। तो आर जो है इसमें बड़ा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, आप जानवे करते हैं निर्वात में। भाई जितना तो हम पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव भी हम करते जा रहे हैं। अब आगे है प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? तो सिंपल उपयोग है, आपको याद भी होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। सिंपल रियली पर है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाता है बाबू, फोटो में भी देख चुके। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से वो दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े, आप अभी तुरंत पढ़े भैया कि जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से जब इस पर न सीधा पड़ता है तो बिना मुड़े चले जाता है। बस यही था प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। यानी सघन से जैसे विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और सघन से अगर विलंब में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और प्रकाश की किरण जो है लंबवत पड़ेगा तो सीधा चले जाएगा। यही था इसका दैनिक जीवन में उपयोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस को। किसको पढ़ेंगे? लेंस को, जो अगले क्लास में होगा।